बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं ला एजुकेशन एकेडमी चैनल। पाकिस्तान भर के तमाम लॉ गेट के स्टूडेंट, एलएलबी के स्टूडेंट और वही यंग लाइट जो चाहते हैं कि अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे तैयारी करें, वो हमारे चैनल ला एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको बर वक्त दस्तियाब हो सके। हम क्यूएसओ पढ़ रहे थे, उसका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था, यानी उसकी पार्ट 1 की हमने वीडियो आपको अपलोड कर दी थी। अब ये इसकी दूसरी वीडियो है। हम आर्टिकल 4 से पढ़ते हैं। याद रखना 4 से 14 ये नंबर याद रखना, ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन के मुतालिक है। यानी ऐसे बंदे, आपसे लॉ गेट में पूछेगा क्या ऐसे बंदे भी हैं जो पक्के कंपिटेंट गवाह हैं मगर उनसे गवाही हम नहीं ले सकते, उनको मजबूर नहीं कर सकते? आप कहेंगे हाँ। आर्टिकल 4 से 14 के अंदर वो तमाम बंदे आते हैं जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आते हैं, यानी वो महफूज हैं, उनको मजबूर नहीं कर सकते। जैसे जज है, मजिस्ट्रेट है, कानून का कोई ऑफिसर है, मियाँ बीवी एक दूसरे के खिलाफ है, कोई ऑफिसर है किसी चीज का, कोई स्टेट के मुतालिक कोई राज है, तो ठीक है, ये सारे के सारे किस में आते हैं? ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आते हैं। लॉ गेट में आपसे कहेगा प्रिविलेज कम्युनिकेशन किसको कहते हैं, आप कहेंगे वो लोग के जो कंपिटेंट हैं मगर वो गवाही के लिए मजबूर नहीं किए जाएंगे। अब हम देखते हैं 4 कि जजेस एंड मजिस्ट्रेट। आर्टिकल 4 आपसे पूछेगा कि कौन से लोग ऐसे हैं कि जो आर्टिकल 4 के तहत प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आते हैं। आप कहेंगे जज और मजिस्ट्रेट, इनको मजबूर नहीं करेंगे। कब? जब ये ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर बैठकर कोई चीज के मुतालिक कोई गवाही लें, कोई प्रोसीडिंग करें, तब। बड़ी गौर से मेरी बात सुने। मैं जज हूं, फॉर एग्जांपल, मैं सफर कर रहा हूं ट्रेन में, मेरे सामने मैं एक डब्बे में बैठा हूं, उसी जगह पर एक दूसरे शख्स को एक बंदा गोली मार देता है और कोई भी नहीं होता, हम 3 हैं। अब मैंने अपनी आंख से देखा, क्योंकि मैं जज हूं, अब मैं मुझसे क्या गवाही नहीं ली जाएगी? नहीं, मुझसे ली जाएगी। क्यों? मैं अपनी अदालत में तो नहीं बैठा था ना। सिर्फ कब? दोबारा देख लें, लॉ गेट में आपसे पूछ सकता है कि एक जज सिर्फ कब प्रिविलेज कम्युनिकेशन के अंदर आएगा, मजिस्ट्रेट और जज? वो सिर्फ तब आएगा जिसने वो ऑफिशियल कैपेसिटी में बतौर जज या मजिस्ट्रेट अपनी अदालत में बैठा हो और वो कार्रवाई उसको प्रोसीडिंग कर रहा हो, तब। हाँ, एज ए प्राइवेट पर्सन मैं बाजारों में घूम रहा हूं, मेरे सामने कोई किसी का कोई जुर्म कर देता है, कोई और गवाह नहीं है, तो मैं गवाह के तौर पर पेश हो सकता हूं। ठीक है, तो ये बड़ा कीमती है। नो जज और मजिस्ट्रेट, कोई जज या मजिस्ट्रेट शैल का लफ्ज है। लॉ गेट में कहेगा मे, तो गलत हो जाएगा। शैल के साथ एक्सेप्ट, कोई जज और मजिस्ट्रेट जरूर मजबूर नहीं किया जाएगा, एक्सेप्ट मा सिवाय, अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ सम कोर्ट, मा सिवाय खास ऑर्डर के जो कोर्ट देगी, टू विच ही इज सबऑर्डिनेट, जिस कोर्ट के तहत ये जज या मजिस्ट्रेट ताबे है। बी कॉम्पेल्ड, हम उसको मजबूर नहीं करेंगे टू आंसर के वो जवाब दे एनी क्वेश्चन, किसी सवाल का, एज टू हिज ओन कंडक्ट, आ गया लफ्ज, उसकी अपने किसी कार्रवाइयों के बारे में, इन दी कोर्ट, जो उसने कोर्ट में की हो, एज सच जज, उस जज के तौर पर, और मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट के तौर पर, आर एज टू एनीथिंग, या कोई भी चीज, विच केम टू हिज नॉलेज, उसके नॉलेज में आई, इन कोर्ट, अदालत में, एज सच जज, उस जज की तौर पर, और मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट के तौर पर, बट ही मे बी एग्जामिन्ड, मगर हम उसको एग्जामिन कर सकते हैं, एज टू अदर मैटर, दूसरे मामलों में, विच अकर्ड इन हिज प्रेजेंस, जो उसकी मौजूदगी में हुए हों, वायलेस्ट ही वाज सो एक्टिंग, कि जब वो वहां पे अमल कर रहा था। तो देखो आगे वो चीज, जब वो बतौर जज या मजिस्ट्रेट अपनी अदालत में किसी मामले की प्रोसीडिंग कर रहा है, उस मामले के दौरान कोई मामला आता है, तो हम उसको मजबूर नहीं करेंगे जज साहब। हाँ, उसको कब मजबूर कर, कब उससे पूछ सकते हैं? जब वो बतौर जज नहीं बैठा, एक आम पब्लिक के तौर के ऊपर कोई काम कर रहा है, उसके सामने कोई जुर्म हो जाता है, तो वो गवाही दे सकता है। अब लॉ गेट में बड़ा कीमती सवाल आपसे, एक जज को कब मजबूर किया जा सकता है? उस मामले में कि जब वो बतौर जज बैठा था, उस मामले को बतौर जज सुन रहा था, फिर उसको कब मजबूर कर सकते हैं, उससे गवाही कब ले सकते हैं? आप कहेंगे जब स्पेशल ऑर्डर उससे ऊपर वाली कोई कोर्ट दे दे, जिस कोर्ट के वो मातहत है। जैसे हाई कोर्ट सेशन कोर्ट को कह दे कि नहीं, मैं तुम्हें इजाजत देती हूं, जज साहब को कहे कि नहीं, आप प्रिविलेज कम्युनिकेशन के अंदर नहीं, मेरी तरफ से इजाजत है, आप बाउंड है कि आप इसी गवाही दें। तो कोई भी कोर्ट
जिसके वो जज या मजिस्ट्रेट सब ऑर्डिनेट है, उसके मातहत है, तो वो कोर्ट उससे गवाही लेने पे मजबूर कर सकती है। ये लागैट में पूछ सकता है। पांचवा, कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। शादी के दौरान एक दूसरे को राज देना, उन पे भी मियां बीवी को मजबूर नहीं किया जाएगा। मैं अपनी बीवी को कोई राज दूं या वो मुझे कोई बात बताए और कल को वही वाली बातें लेके वो मुझ पे केस करना शुरू कर दे कि आसिफ ने फलां बंदे के साथ फलां किया था, फलां के साथ फलां किया था, देखो जी मैं इसकी बीवी हूं, मेरे सामने इसने सारे जुर्म उगले थे, तो आज मैं गवाह बनती हूं। तो मियां बीवी एक दूसरे के खिलाफ गवाह नहीं बन सकते। तो लॉ एक्ट में आपसे पूछेगा कि अगर मियां बीवी की तलाक भी हो जाए, उसके बावजूद भी वो गवाही नहीं बन सकते एक दूसरे के खिलाफ, आप कहेंगे हां, वो गवाह नहीं बन सकते। कब गवाह बन सकते हैं? जब मैं खुद अपनी बीवी को इजाजत दे दूं, म्यूचुअल कंसेंट हो कि ठीक है तुम ये गवाही दे दो, मैं तुम्हें कहता हूं, मैंने तुम्हें राज बताया था ना, तुम ये गवाही दे दो, ये मेरी बीवी मुझे कह दे कि आप गवाही दे दे, तब हम जो है गवाही दे सकते, वरना नहीं दे सकते। या क्रिमिनल प्रोसीडिंग हम एक दूसरे के खिलाफ कर रहे हो, मैंने अपनी बीवी का सर फाड़ दिया हो, या मेरी बीवी ने मेरी टांग काट दी हो, या मुझे कोई नुकसान दे दिया हो, जहर दे दिया हो, तो इस तरह के मामलात के अंदर क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर एक दूसरे के खिलाफ जा सकते हैं। वैसे मामलात में एक दूसरे के खिलाफ हमारी गवाहियां कबूल नहीं होंगी, बेशक के तलाक ही किसी बंदे को क्यों ना हो गई हो। नो पर्सन, कोई भी शख्स, हु इज, जो है, और हैज बीन, या रहा है, मैरिड, शादीशुदा, शैल बी कंपेल्ड, जरूर उसको मजबूर नहीं किया जाएगा, टू डिस्क्लोज, के वो खोल दे, जाहिर कर दे, एनी कम्युनिकेशन, कोई भी राज, मेड टू हिम, जो उसको दिए गए थे ड्यूरिंग मैरिज, मैरिज के दौरान, बाय एनी पर्सन, किसी शख्स के जरिए से, टू हुम ही और ही हैज बीन मैरिड, जिससे वो शादीशुदा है या शादीशुदा रहा है। नॉर शैल ही बी परमिटेड, ना उसको इजाजत दी जाएगी, टू डिस्क्लोज, के वो जाहिर करता फिरे, एनी सच कम्युनिकेशन, इस तरह की कोई राजों की बातें, अनलेस, जब तक, द पर्सन हु मेड, जिसने उसको राज दिए थे, हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, जो उसके मफाद के अंदर उसका नुमाइंदा था, कंसेंट, उसको इजाजत दे दे, एक्सेप्ट इन हिज सूट्स, या उन मुकदमात में, बिटवीन मैरिड पर्सन, जो मैरिड पर्सन के दरमियान है, आर प्रोसीडिंग, ये ऐसी प्रोसीडिंग इन विच वन मैरिड पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड, जिनमें एक मुद्दई है, और फॉर एनी क्राइम, किसी जुर्म के मामले में, कमिटेड अगेंस्ट द अदर, जो दूसरे ने दी है। तो मियां बीवी की आपस की एक दूसरे पे जो है गवाहियां नहीं मिलेंगी। हां, कब होंगी? जब तक एक दूसरे को इजाजत दे दे, या एक ने जुर्म किया हो दूसरे के खिलाफ, तब हो सकता है। छठा, एविडेंस एज टू अफेयर ऑफ स्टेट, स्टेट के मामलात में भी आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते। नो वन शैल, देखो सबको शैल से रोका जा रहा है, याद रखना, जिसको भी रोका जाएगा ना, ये लॉ एक्ट का आप असूल देख लें कानून का, जब भी किसी शख्स को सख्ती से रोका जाएगा ना, तो उसमें शैल का लफ्ज इस्तेमाल आएगा, शैल नॉट का। और जब भी किसी शख्स को मामूली कामों से रोका जाएगा, सवाबदीद का काम होगा, तो उसको मे के जरिए कहते हैं। तो ये मैंडेटरी प्रोविजन है, जब भी शैल का लफ्ज आ जाएगा तो उसको मैंडेटरी प्रोविजन बन जाएगी, जज की सवाबदीद या ऑफिसर की सवाबदीद फिर नहीं रहती। नो वन शैल बी परमिटेड, किसी शख्स को इजाजत नहीं दी जाएगी, टू गिव एनी एविडेंस, के वो कोई भी सबूत दे, डिराइव्ड, जो उसने अख्स किया था, लिया था, फ्रॉम अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड, ये लफ्ज ना भूल जाना कि रिकॉर्ड कौन सा हो, अनपब्लिश्ड हो, यानी कि वो लोगों के सामने ना आया हो, रिलेटिंग टू एनी अफेयर ऑफ द स्टेट, जिसका ताल्लुक उसके सल्तनत, उसके मुल्क के किसी मामलात से है, एक्सेप्ट मा, सिवाय, विद द परमिशन ऑफ द ऑफिसर, उस ऑफिसर की परमिशन से वो राज खोल सकता है, एट द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, जो उसके डिपार्टमेंट का हेड है, कंसर्न उसके मुतलका डिपार्टमेंट का, हु शैल गिव, वो दे सकता है, और विद होल्ड सच परमिशन, ये ऐसी परमिशन को विद होल्ड कर सकता है, एज ई थिंक फिट, जिसको मुनासिब समझे। तो लॉ एक्ट में कहेगा कि एक ऑफिसर जो अफेयर ऑफ द स्टेट को क्या डिस्क्लोज कर सकता है, उसको मजबूर करेंगे? आप कहेंगे नहीं। कहेंगे कब मजबूर किया जा सकता है? कहेंगे जब उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कह दे। आपसे लॉ एक्ट में पूछेगा वो ऐसा कौन सा राज होता है, अगर वो राज पब्लिश्ड हुआ पड़ा हो पहले से, तो क्या वो वाला राज भी हम ऑफिसर से नहीं पूछ सकते? आप कहेंगे वो तो पूछ सकते हैं, जब वो पहले से ही पब्लिश्ड है तो फिर तुम पूछ सकते हैं। मिसाल के तौर पर निकाह नामा होता है, मैं सिंपल सी वैसे समझाने की मिसाल दे रहा हूं, इससे रिलेटेड ये नहीं है। तो निकाह नामा है,
वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट नहीं, क्योंकि जैसे निकाहनामा हुआ तो वो आपकी यूनियन काउंसिल में दर्ज हो गया। तो वो उसके मुतालिक अगर आपके पास वो निकाहनामा आ जाता है तो फिर आप ये नहीं कह सकते देखो जिसने मेरा निकाहनामा चुराया है जी फलां किया, नहीं, वो निकाहनामा एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन गया, ये लॉ एक्ट में पूछ सकता है इस चीज का। तो यानी इसके से ताल्लुक नहीं, मैं वैसे ही बता रहा हूं समझाने के लिए कि पब्लिश जो डॉक्यूमेंट होंगे वो उसकी कैटेगरी में नहीं आएंगे, सिर्फ अनपब्लिश्ड आएंगे, ये याद रखना। एक्सप्लेनेशन इन दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल में ऑफिशियल रिकॉर्ड रिलेटिंग टू द अफेयर ऑफ द स्टेट, वो ऑफिशियल रिकॉर्ड जिसका ताल्लुक मुल्क के मामलात से हो, इनक्लूड डॉक्यूमेंट्स, उसमें कौन से डॉक्यूमेंट शामिल है, कंसर्निंग इंडस्ट्रियल जिसका ताल्लुक सनतों से हो, और कमर्शियल एक्टिविटी या कारोबारी कमर्शियल एक्टिविटी से हो, कैरी ऑन जो जारी रखे हो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या तो डायरेक्ट तौर पर या इनडायरेक्ट तौर पर, कौन, या तो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसको रखी हो, बाय द फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या तो वफाकी हुकूमत ने उसको रखा हो या सूबाई हुकूमत ने उसको अपने कंट्रोल में रखा हो, और एनी स्टैट्यूटरी बॉडी या कोई भी रजिस्टर्ड बॉडी और कॉरपोरेशन और कंपनी सेट अप जो लगाई गई हो और कंट्रोल बाय द सच गवर्नमेंट, जो इस गवर्नमेंट ने कंट्रोल की हो। बड़ा कीमती है ये प्रोविजन। लॉ एक्ट में आपसे कहेगा कि जो क्या इंडस्ट्रियों के मामलात या जो कमर्शियल मामलात जिनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सूबाई गवर्नमेंट या वफाकी गवर्नमेंट जो है फेडरल गवर्नमेंट वगैरह ये कंट्रोल करती हैं, क्या वो भी इसकी अफेयर ऑफ द स्टेट की कैटेगरी में आते हैं? आप कहेंगे हाँ वो भी आते हैं, उनको भी हम मजबूर नहीं कर सकते। अब है सातवां, ऑफिशियल कम्युनिकेशन। वो था एविडेंस एज टू द अफेयर ऑफ द स्टेट, वो सबूत जिनका ताल्लुक मुल्की मामलात से हो, ये है ऑफिशियल कम्युनिकेशन। कि किसी दफ्तरी मालूमात, ये दफ्तरी मालूमात में भी आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते किसी ऑफिसर को। नो पब्लिक ऑफिसर, कोई भी पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड, देखो फिर शैल आ गया, उसको मजबूर नहीं करेंगे टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन कि वो राज खोलता फिरे, मेड टू हिम जिसको दिए गए हैं इन ऑफिशियल कॉन्फिडेंस, कब, जब वो बतौर ऑफिशियल बैठा था, व्हेन ही कंसीडर दैट द पब्लिक इंटरेस्ट, जब वो तसव्वुर करे कि ये वाले राज लोगों के मफाद से हैं, पब्लिक इंटरेस्ट यानी मफाद से हैं लोगों के, वुड सफर बाय द डिस्क्लोज, अगर मैंने खोल दिए तो लोगों के जो मफाद हैं लोगों के मामलात पे खतरा आ जाएगा, तो उसको हम मजबूर नहीं करेंगे। तो देखें, किसी भी पब्लिक ऑफिसर के पास वो राज जो वो पब्लिक कैपेसिटी में बतौर ऑफिसर बैठा हो उसको मिले हों, और उसको ये पता हो कि ये राज अगर मैं किसी को बताऊंगा तो पब्लिक को नुकसान हो जाएगा, तो वो राज नहीं बताएगा। आपसे लॉ एक्ट ने पूछा है, पब्लिक ऑफिसर ट्रेन में सफर कर रहा है, वो एक प्राइवेट जुर्म होते देखता है, तो क्या अब उसमें भी उसको मजबूर नहीं करेंगे? बस सिंपल सा रूल समझ लें, जब वो जिस तरह का ऑफिसर है अगर उसी ऑफिसर की ड्यूटी के तौर पे बैठा है तो तब उसको कोई राज अपनी प्रोसीडिंग के दौरान आएगा तो वो इस कैटेगरी में आता है, वरना बाकी बतौर प्राइवेट वो इस कैटेगरी में प्रिविलेज कम्युनिकेशन में नहीं आएगा। एक्सप्लेनेशन इन दिस आर्टिकल, वही वाला लफ्ज इंडस्ट्रियल वाला आ गया। इन दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल में कम्युनिकेशन इंक्लूड, कम्युनिकेशन के अंदर शामिल है कम्युनिकेशन कंसर्निंग इंडस्ट्रियल, कम्युनिकेशन जिसका ताल्लुक है संतों से, कमर्शियल एक्टिविटीज या कमर्शियल एक्टिविटी से कैरिड ऑन जो जारी रखी हुई है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, डायरेक्ट तौर पर और इनडायरेक्ट तौर के ऊपर बाय द फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के जरिए से, और प्रोविंशियल गवर्नमेंट या सूबाई गवर्नमेंट के जरिए से, और एनी स्टैट्यूटरी बॉडी या कोई भी रजिस्टर्ड इदारा और कारपोरेशन। देखो मैं सिंपल वर्ड बोलता हूँ कि रजिस्टर्ड इदारा, ताकि आपको पता चले कि हाँ जिसका ताल्लुक किसी रजिस्ट्रेशन से हो, यानी कोई रजिस्टर्ड हो, प्राइवेट ना हो, यानी कि गवर्नमेंट का कोई इदारा हो, नीम सरकारी हो, और कारपोरेशन हो या कंपनी हो, सेटअप जो लगाई गई हो, और कंट्रोल बाय सच गवर्नमेंट, जिसको उस गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया। वो ऊपर जो 6 में है वही वाली है कि इंडस्ट्रियल मामलात भी इसी कैटेगरी में आते हैं। अब 8, इंफॉर्मेशन एज टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस, किसी जुर्म के मुतालिक इंफॉर्मेशन लेना। नो मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर या पुलिस का अफसर शैल बी कॉम्पेल्ड, हम उसको मजबूर नहीं करेंगे टू से कि वो कहे वेयर ही गोट एनी इंफॉर्मेशन, को उसने इंफॉर्मेशन कहां से ली, एज टू द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, किसी भी जुर्म के होने से मुतालिक, एंड नो रेवेन्यू ऑफिसर, ये बड़ा अहम है,
कि कोई रेवेन्यू ऑफिसर को भी शेल बी कॉम्पेटेंट, हम उसको भी मजबूर नहीं करेंगे टू से कि वो कहे वेंस ही गोट एन इन्फॉर्मेशन, उसने कहां से ली है वो इन्फॉर्मेशन, एज टू द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, किसी जुर्म के होने से मुतालिक, अगेंस्ट द पब्लिक रेवेन्यू, जिसका ताल्लुक पब्लिक रेवेन्यू से हो। लॉ एक्ट में कहेगा क्या मजिस्ट्रेट या पुलिस वाला तो उसको तो मजबूर नहीं करते कि वो जब बतौर ऑफिसर बैठा था अपनी ड्यूटी पे, उसको कोई जुर्म के होने की इतला मिली है तो वो हम उससे पूछे तुमने किसने तुम्हें इतला दी, उससे तो हम नहीं पूछेंगे। तो क्या हम रेवेन्यू ऑफिसर से भी इस तरह है कि उसको भी कोई जुर्म की इतला मिली जिसका ताल्लुक रेवेन्यू के मामला से, किसी कोई कहे फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह दूं रेवेन्यू ऑफिसर से कि देखो वो बंदा जो है वो इतना टैक्स चुरा रहा है, उसकी इतनी जायदाद, उसके पास इतनी प्रॉपर्टी है, आप जाके देखें, तो अब वो मेरा नाम नहीं लेगा, उसको मजबूर किया जाए तुम्हें किसने बताया, तो मेरा नाम नहीं लेगा। अब आपसे लॉ एक्ट में पूछ सकता है हम इनको क्यों मजबूर नहीं करेंगे, तो इसका जवाब यह है कि देखो अगर तो पुलिस राज खोलती फिरे, मैं पुलिस को जाके बताऊं देखो जी वहां पे फलां बंदा जुर्म कर रहा है, पुलिस जाके कह रहे आसिफ ने तुम्हारा राज खोला था, अब आसिफ साहब फिर कहां मिलेंगे फिर, ठीक है, तो फिर जैसे वो बंदा छूटेगा पहुंच गया मेरे पास, तो फिर इस डर की वजह से कोई बंदा राज ही नहीं देगा, बताएगा नहीं कि जुर्म होगा। तो इसलिए ऑफिशियल कॉन्फिडेंस में रखा गया कि जब कोई जुर्म करता है तो उसकी बात को आप राज में रखें ताकि उसका तहफ्फुज उसको हो। एक्सप्लेनेशन इन दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल में रेवेन्यू ऑफिसर का मतलब है मीन एनी ऑफिसर, उसका मतलब है कोई भी ऑफिसर एम्प्लॉयड जिसको नौकरी दी गई हो इन में आर अबाउट द बिजनेस ऑफ एनी ब्रांच, या किसी भी ब्रांच के बिजनेस में ऑफ द पब्लिक रेवेन्यू, जिसका ताल्लुक पब्लिक रेवेन्यू से हो। नोवा प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, कि एक वकील जो है वो अपने क्लाइंट के खिलाफ कोई गवाही नहीं देगा। मिसाल के तौर पर मेरे पास क्लाइंट आया, उसने कहा कि सर मैं आपको वकील रखना चाहता हूं, मुझसे फला फला जुर्म हुआ है, मैंने ये किया है, मगर ये मुझ पे इल्जाम डबल डाल दिया गया, मैंने ये इस तरह नहीं किया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप मुझे फीस दे दीजिए 50,000 इस केस की। वो कहता ठीक। 2 दिन के बाद वो आया, वो कहता कि नहीं तुझे मैं तुझको दूसरा वकील कर रहा हूं। अब मैं कहूँ अच्छा ठीक है जी कोई मसला नहीं, मुझे फला फला राज दे के गए हो ना, मैं जाके बताता हूं तुम्हारे खिलाफ के इस बंदे ने फला फला जुर्म किया। तो नहीं, अगर उसने मुझे बतौर वकील कोई राज दिया हो या मैं उसके मामलात को जानता हूं, बेशक मैं उसने मुझे वकील किया हो या ना किया हो, मगर उसने मुझे कोई राज दिया तो मैं उसके खिलाफ उस गवाही को इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये भी इसमें आता है। और उसकी आर्टिकल 10 के अंदर मुंशी भी आएंगे, क्लर्क भी आएंगे, मुलाजिमीन भी आएंगे जो एक वकील के दफ्तर में काम करते हैं, वो भी ये नहीं करेंगे, ब्लैकमेल नहीं करते फिरेंगे क्लाइंटों को कि ठीक है जी तुमने वकील साहब को जो राज दिया था तो मैंने सुन लिया था, वरना मुझे पैसे दो, वरना मैं तुम्हारा राज लीक करता हूं, तो उनकी बात भी नहीं माननी जाएगी, ये कहा गया। अब इसमें एक बड़ी कीमती चीज है आपके, ठीक है, जो है ना 12वां आर्टिकल 12 और 9 में क्या फर्क है। आर्टिकल 9 है कि वकील अपने क्लाइंट के खिलाफ गवाही नहीं देगा, और आर्टिकल 12 में है कि क्लाइंट अपने वकील के खिलाफ गवाही नहीं देगा। ठीक है जी, ये है। अब देखें, हम देख रहे हैं आर्टिकल 9 प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। नो एडवोकेट, कोई भी एडवोकेट शेल एट एनी टाइम, किसी भी वक्त परमिटेड, उसको इजाजत नहीं दी जाएगी अनलेस विद हिज क्लाइंट, जब तक कि उसका क्लाइंट एक्सप्रेस वाज़ेह तौर पर कंसेंट उसको इजाजत ना दे दे, टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन, के तुम वो राज खोल दो, मेड टू हिम, जो तुम्हें दिए गए थे, इन द कोर्स उस तुम्हारी क्लाइंटेज के दौरान, एंड फॉर द पर्पस ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, यानी जब उसके पास वो एम्प्लॉय आया था एज सच एडवोकेट को तौर पर एम्प्लॉय किया था, बाय आर ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लाइंट, उसके क्लाइंट के बिहाफ पर, आर टू स्टेट द कंटेंट्स, या वो बयान कर दे कंटेंट्स और कंडीशन या हालात ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट के, विद विच ही हैज बिकम एक्वेंटेड, जिसके बारे में वो बाखबर हो गया था, यानी जिसके बारे में वो जानता था, इन द कोर्स, उस ताल्लुक के, कोर्स का मतलब है जब वो मेरा क्लाइंट था या जब मुझे वो बतौर वकील बता रहा था, एंड फॉर द पर्पस ऑफ हिज प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट, ये जब उसने प्रोफेशनल तौर के ऊपर मुझे एम्प्लॉय कर लिया था, आर टू डिस्क्लोज एनी एडवाइस, या कोई मैं उसकी कोई नसीहत जो मैंने की थी, वो वाली नसीहत गिवन बाय हिम, उसने जो मुझे की थी, आर टू हिज क्लाइंट, उसके क्लाइंट ने, इन द कोर्स, उस
राब्ते के दौरान, उस ताल्लुक के दौरान, यानी क्लाइंटेज और वकील के कोर्स के दौरान, एंड फॉर द पर्पज ऑफ सच एम्प्लॉयमेंट, इस एम्प्लॉयमेंट के दौरान। तो सिंपल वर्ड में कहा गया कि अगर किसी बंदे ने आके मुझे बतौर क्लाइंट मुझसे मशवरा मांगा या मुझे कोई राज दे दिया, मुझे अपना वकील खड़ा कर दिया या ना भी किया, मगर मुझे अपना राज देगा तो मैं उसके खिलाफ इस्तेमाल नहीं करूंगा, बस इतनी सी बात है। प्रोविजन में बड़ी कीमती बात की है, प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रोटेक्ट, इस आर्टिकल में अब प्रोटेक्शन नहीं दी जाएगी, कब? फ्रॉम डिस्क्लोजर, के वो राज ना खोले, क्या? एनी सच कम्युनिकेशन, ऐसा कोई भी राज, मेड इन फर्दरेंस ऑफ एनी इलीगल पर्पस, जो किसी इलीगल पर्पस के लिए दिया गया। मैं समझाता हूं अभी। या दूसरा, एनी फैक्ट, कोई हकीकत, ऑब्जर्व्ड, जो मुशाहिदा की गई हो, बाय एनी एडवोकेट, किसी एडवोकेट ने, इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, अपनी एम्प्लॉयमेंट के दौरान, अपने क्लाइंटेज के दौरान, जब उसका क्लाइंट बन गया तो उसके दौरान अगर कुछ उसने किया तो, समझाता हूं अभी 2 मिनट। एज सच शोविंग दैट एनी क्राइम, कि जो जाहिर करता हो कि कोई भी जुर्म और फ्रॉड या कोई फ्रॉड हैज बीन कमिटेड, उसने किया है, सिंस द कमिटमेंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, ये लफ्ज ना भूलना, सिंस द कमिटमेंट, कमिटेड, क्या आ गया? फ्रॉड हैज बीन कमिटेड, क्या? सिंस द कमिटमेंट ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट, जब से उसने उसको वकील किया हो। देखो सिंपल से मैं लफ्जों में समझा रहा हूं, ये बड़ा उलझा के पूछेगा आपसे। मेरे पास आने से पहले उसने जो भी जुर्म किया, मैं उसका राज कभी भी नहीं दूंगा। मेरे पास आने के बाद वो कोई जुर्म करे तो अब वो, मैं उसका राज नहीं बचा कर रखूंगा, मैं उसका राज खोल दूंगा। मसलन मेरे पास आया कि आसिफ साहब मैंने फलां बंदे की चोरी कर ली, अब मेरे पास आने से पहले की है ना, अब मैं नहीं बताऊंगा, अब वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन में है, तहफ़्फ़ुज़ में है। मेरे पास आया और कहा आसिफ साहब मैं आपको वकील रख रहा हूं, मैं फलां की चोरी करके आता हूं, ठीक है जी, 70% आपको दे दूंगा, 30% मैं रख लूंगा, अगर मैं फंस जाऊं तो मुझे छुड़वा देना, ये वाली बात नहीं। या मैंने उसको एम्प्लॉय रख लिया, मैं ये देख रहा हूं कि ये बंदा कोई ना कोई जुर्म कर रहा है, तो मेरे पास एम्प्लॉय होने से पहले, मुझे अपना वकील बनाने से पहले वो कोई जुर्म करके आया है, तब तो वो तहफ़्फ़ुज़ में है, मैं उसका राज नहीं खोल लूंगा। हाँ, मुझे उसने वकील बना लिया और अब कोई जुर्म करता है तो तहफ़्फ़ुज़ में नहीं, बस ये। वेदर द अटेंशन ऑफ सच एडवोकेट, उस एडवोकेट की, वाज और वाज नॉट डायरेक्टेड टू सच फैक्ट बाय और बिहाफ ऑफ दिस क्लाइंट, उस क्लाइंट के बिहाफ, वो नहीं, वही वाली बात की एक्सप्लेनेशन। द ऑब्लिगेशन स्टेटेड इन दिस आर्टिकल कंटिन्यू, ये वाली जिम्मेदारी ये जारी रहेगी इस आर्टिकल की, आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट हैज सीज्ड, जब वो मेरा क्लाइंट ना रहे। तो लॉ गेट में पूछेगा, अगर वो वकील को छोड़ के चला जाता है, उनकी एम्प्लॉयमेंट सीज हो जाती है, वो उसका क्लाइंट नहीं रहता, तो क्या अब भी वो प्रिविलेज कम्युनिकेशन में? आप कहेंगे हाँ। 10वां, आर्टिकल 9 टू अप्लाई इंटरप्रीटर्स, आर्टिकल जो 9 है वो अप्लाई होगा किस पे? जो मेरे इंटरप्रीटर्स हैं, मेरे पास मेरे क्लर्क्स हैं, मेरे असिस्टेंट हैं, मेरे पास मुलाजमीन है, उनके ऊपर। द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल शेल अप्लाई टू द इंटरप्रीटर्स एंड द क्लर्क और सर्वेंट ऑफ एडवोकेट, एडवोकेट के सर्वेंटों पे भी यही रूल अप्लाई होगा। अब है आर्टिकल 11, प्रिविलेज नॉट वेव्ड बाय वॉलंटरिंग एविडेंस। ये प्रिविलेज जो है ये रजाकाराना तौर के ऊपर शहादत से हक जायल नहीं होता, कि एक बंदा खुद कहे कि ठीक है जी मैं अपनी शहादत देना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, तो उससे उसका हक जाया नहीं होता। मिसाल के तौर पर कि मैं प्रिविलेज कम्युनिकेशन के अंदर आता हूं, मुझसे कोई नहीं पूछ सकता, मगर मैं रजाकाराना तौर पर ये कहूं चलो कोई बात नहीं भाई, मैं प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आता हूं, मगर मैं जानबूझ के खिदमत करना चाहता हूं, मैं राज खोल रहा हूं। अब उस राज खोल देने का मतलब ये नहीं कि मुझे जो प्रिविलेज कम्युनिकेशन का हक था वो मेरा जाया हो गया, नहीं, वो जाया नहीं, वो मेरा प्रोटेक्ट ही है। ठीक है, ये इसमें कहा गया। इफ एनी पार्टी टू ए सूट, अगर किसी मुकदमे की कोई पार्टी गिव एविडेंस, वो एविडेंस देती है, देयर इन एट हिज ओन इंस्टेंस, अपनी ही किसी इंस्टेंस के ऊपर, और अदरवाइज या किसी और तरीके से, ही शैल नॉट बी डीम्ड, हम उनको तसव्वुर नहीं करेंगे, टू हैव कंसेंटेड देयर बाय, कि उन्होंने उसके मुतालिक इजाजत दे दी है,
टू सच डिस्क्लोजर कि इसको डिस्क्लोज किया जाए एज इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 9, जो आर्टिकल 9 में बताया गया है। एंड इफ एनी पार्टी टू द सूट, अगर किसी पार्टी सूट की और प्रोसीडिंग में कॉल एनी सच एडवोकेट, किसी एडवोकेट को बुलाती है एज ए विटनेस, एक गवाह के तौर पर, ही शैल बी डीम टू हैव कंसेंटेड, तब समझा जाएगा कि उसने कंसेंट दी है, इजाजत दी है टू सच डिस्क्लोजर, इसी डिस्क्लोजर की, ओनली, सिर्फ और सिर्फ, इफ ही क्वेश्चंस, अगर उससे क्वेश्चन किया जाए सच एडवोकेट से, ऑन मैटर विच, उस मामले में, बट फॉर सच क्वेश्चन, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में ही वुड नॉट बी एट लिबर्टी टू डिस्क्लोज, अब उसको और इजाजत नहीं कि पूरे राज खोलता फिरे। देखिए फॉर एग्जाम्पल, देखें एक पार्टी ने मुझे वकील बनाया और उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है सर आप इस तरह करें, मैंने आपको 5 राज बताए, जो राज नंबर 2 है ना, वो आपको मैं इजाजत देता हूं कि आप उसको बता दें। अब उसने मुझे राज नंबर 2 का कहा, मैंने कहा चलो ठीक है जी, 5 के 5 बताता हूं, तो ये वाला नहीं, तो क्या उसके एक इजाजत दे देने से, जो मुझे इजाजत देगा मैं उसी को बता सकता हूं, बाकी को नहीं। तो अगर मैं रजाकाराना तौर पर मुझे वो कहता भी है कि आप ये बता दें, तो उससे उसका हक जाया नहीं होता, उसको प्रिविलेज है, वो मुझे रोक सकता है दरमियान में। अब है 12, वही कि क्लाइंट अब वकील के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर, कोई लीगल एडवाइजर ने कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन की हो, नो वन शैल बी कंपेल्ड, किसी भी शख्स को मजबूर नहीं करेंगे टू डिस्क्लोज के वो खोल दे, कोई राज खोल दे, टू दी कोर्ट पर, ट्रिब्यूनल के ऊपर, और अदर अथॉरिटी, ये किसी भी अथॉरिटी पे एक्सरसाइजिंग जुडिशियल, जो कौन सी ताकत इस्तेमाल करती, जो कौन सी प्रोसीडिंग इस्तेमाल करती, अदालती प्रोसीडिंग, और कुजाई जुडिशियल या नीम अदालती कार्रवाइयां, पावर्स, ताकतें, आर जुरिस्डिक्शन या जुरिस्डिक्शन, एनी कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन, कोई भी मैंने उसको जो राज दिए थे, कोई ट्रिक बताए थे, कोई मशवरा दिया था, विच हैज टेकन प्लेस, जो दिए गए थे, बिटवीन हिम, उसके जरिए से, एंड इज लीगल प्रोफेशनल एडवाइजर, या उसके वकील के जरिए से, अनलेस, इसमें वकील भी आ सकता है, कोई भी लीगल एडवाइजर आ सकता है, अनलेस ही ऑफर्स हिमसेल्फ, जब तक कि वो खुद ऑफर ना कर दे अपने आप को एज ए विटनेस, गवाह के तौर पर, इन विच केस, उस केस में ही मे बी कॉम्पेल्ड, उसको मजबूर किया जा सकता है टू डिस्क्लोज, कि वो जाहिर कर दे एनी सच कम्युनिकेशन, किसी कम्युनिकेशन को, एज मे अपीयर, जिसमें वो अपीयर हो सकता हो, टू द कोर्ट में, नेसेसरी टू बी टेकन, कि उसको जरूरी हो टेकन, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन, कि वो एक्सप्लेन करे एनी एविडेंस, किसी एविडेंस को, विच ही हैज गिवन, जो उसने दिए हैं, बट नो अदर, मगर उसके अलावा नहीं। सिंपल में कि तावख्तिया अपने आप को गवाह के तौर पर पेश नहीं करेगा, जो अदालत को किसी शहादत की वजाहत के लिए जरूरी हो। यानी सिंपल वर्डिंग में, कोई भी मेरे पास क्लाइंट आया और मैंने उसको मशवरा दिया, तो लागत में आपसे कहेगा सिर्फ वो कोर्ट में जाकर आसिफ के खिलाफ क्लाइंट गवाही नहीं देगा, या कहां नहीं देगा, कोर्ट में भी आसिफ के खिलाफ वो नहीं बताएगा, ना वो किसी ट्रिब्यूनल के खिलाफ के सामने बताएगा, न किसी ऐसी अथॉरिटी के सामने बताएगा जो कि जुडिशियल प्रोसीडिंग करती हो या कुजाई जुडिशियल प्रोसीडिंग करती हो। कोई भी इदारा जिसका ताल्लुक अदालती कार्रवाइयों के किसी भी हिस्से से हो, उसके सामने मेरा क्लाइंट मेरे खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, मुझे मेरे खिलाफ कोई बातें नहीं बता सकता। 13, प्रोडक्शन ऑफ टाइटल डीड ऑफ विटनेस, ये कोई भी जो दस्तावेज होते हैं, टाइटल डीड, कोई जो दस्तावेज होते हैं किसी की जो टाइटल बताने के लिए, नॉट ए पार्टी, जो पार्टी नहीं है। देखो किसी पार्टी के पास, जो पार्टी नहीं, कोई शख्स है जिसके जो पार्टी नहीं इस मुकदमे का, मगर उसके पास किसी जायदाद के पेपर है, किसी चीज का टाइटल डीड है, तो उसको मजबूर नहीं कर सकते। नो विटनेस हु इज नॉट ए पार्टी, कोई भी ऐसा विटनेस जो पार्टी नहीं मुकदमे की, टू ए सूट मुकदमे का, शैल बी कॉम्पेल्ड, हम उसको मजबूर नहीं करेंगे, टू प्रोड्यूस हिज टाइटल डीड, के वो हमारे सामने लाके पेश कर दे अपना किसी प्रॉपर्टी के कागजात, टू एनी प्रॉपर्टी, किसी जायदाद के, और एनी डॉक्यूमेंट, या कोई भी दस्तावेजात, इन विर्च्यू ऑफ विच ही होल्ड्स, कि जो उसने अपने पास रखे हों, एनी प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी से मुतालिक, एज प्लेजी, कि वो उसके तौर पर राहन के तौर पर, यानी उसने कुर्की के तौर पर रखी, यानी ये क्या कहते हैं उसको, कि प्लेजी के तौर पर उसने प्लेज किया हो, और मॉर्गेज, ये उसने
कोई चीज अपने पास जो है गिरवी कोई चीज रखी है, उसके पास कागजात, मैं समझाता हूं अभी। और एनी डॉक्यूमेंट या कोई भी डॉक्यूमेंट द प्रोडक्शन ऑफ विच, जिसको वो देने के लिए माइट टेंड्स, वो चाहेगा टू, माइट टेंड वो हो सकता है टू क्रिमिनेट हिम, कि वो उसको जुर्म में फंसा के खड़ा कर दे, अनलेस जब तक ही हैज एग्रीड इन राइटिंग, जब तक कि उसको रिटर्न लिख के ना दे दिया जाए, टू प्रोड्यूस देम, कि उसको पेश कर दो, विद द पर्सन, उस शख्स के जरिए से, सीकिंग द प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन चाहता है, ऑफ सच डीड, इस कागजात का, और सम पर्सन, या कोई पर्सन थ्रू होम ही क्लेम, जिसके जरिए वो क्लेम करता हो। देखे, अगर मेरे पास किसी शख्स ने अपनी जायदाद के कागजात गिरवी रखे और मेरे पास वो कागजात है, और उस बंदे का किसी दूसरे बंदे के साथ कोई मुकदमेबाजी चल रही है, अब कागज उसके कागज जो है वो मेरे पास है, अब अदालत मुझे मजबूर नहीं कर सकती कि तुम आके ये कागजात जो है ये आके अदालत को जमा करा दो, नहीं। क्यों? कि मैं तो पार्टी नहीं उस मुकदमे का, मेरे तो उसका जो है, मेरे पास तो गिरवी है उसके कागजात, तो मुझे क्यों मजबूर किया जा रहा है? तो क्या, अगर किसी शख्स के पास कोई चीज हो तो उसको मजबूर नहीं किया जा सकता। टाइटल डीड किसी के पास हो, किसी जायदाद के पेपर हो, किसी जायदाद के कागजात हो, उसकी रजिस्ट्रियां हो, इंतकाल हो, तो उस बंदे के पास, जिसके पास वो हो, और अगर वो मुकदमे की पार्टी नहीं है, उसको मजबूर नहीं किया जा सकता, लागैट में पूछ सकता है आपसे। अब है द प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट विद विच अनदर पर्सन, ऐसे डॉक्यूमेंट पेश करना, विच अनदर पर्सन, जो कोई दूसरा शख्स, हैविंग पोजेशन, उसने अपने कब्जे में ले लिया हो, कुड रिफ्यूज टू प्रोड्यूस, और वो इनकार कर सकता था उसके प्रोड्यूस, उसको पेश करने में। नो वन शैल बी कंपेल्ड, देखो शैल आ रहा बार बार, मजबूर नहीं किया जाएगा टू प्रोड्यूस, के वो पेश करे डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजात, इन हिज पोजेशन, जो उसके कब्जे में है, विच एनी अदर पर्सन, को जो दूसरा शख्स वुड बी इंटाइटल हो सकता है टू रिफ्यूज टू प्रोड्यूस इट, कि उसको मैं पेश नहीं करूंगा, इफ दे वर इन हिज पोजीशन, अगर वो उसकी पोजीशन में हो, अनलेस सच लास्ट मेंशन पर्सन, जब तक कि वो लास्ट शख्स जिसका नाम है कंसेंट, इजाजत ना दे दे, टू देयर प्रोडक्शन, कि उसको प्रोड्यूस करो। देखो, अगर किसी शख्स के पास किसी कोई दस्तावेजात हो, कोई रिकॉर्ड हो, तो वो उसको पेश करने से इनकार कर सकता है। और लॉ एक्ट में आपसे पूछेगा, जो रिकॉर्ड कीपर है, जिसके पास किसी इदारे का रिकॉर्ड है, किसी चीज का रिकॉर्ड है, क्या हम उसको मजबूर कर सकते हैं कि आप पेश करो? आप कहेंगे हम नहीं कर सकते, तो रिकॉर्ड कीपर को मजबूर नहीं किया जा सकता। 15वां बड़ा कीमती, विटनेस नॉट एक्सक्यूज्ड, विटनेस जो है वो अपनी जान नहीं छुड़ा सकता, एक्सक्यूज नहीं कर सकता, मना नहीं कर सकता, फ्रॉम आंसरिंग, जवाब देने से, ऑन ग्राउंड, इस बुनियाद पर, दैट आंसर, के वो जवाब, विल क्रिमिनेट, के मुझे क्रिमिनेट कर देगा। पहले इसको समझो, बड़ा कीमती है ये। एक चोर एक घर के अंदर चोरी करने के लिए गया रात 2-3 बजे, वहां पर उसने देखा कि कुछ लोग बैठकर डकैती की तैयारी कर रहे हैं, और उस दौरान उनका आपस में झगड़ा हुआ, और उसने, एक बंदे ने दूसरे को गोली मार दी। अब वो उसका गवाह है, और कोई गवाह अदालत को नहीं मिल रहा, तो अब वो अदालत के अंदर जाए, अदालत उससे पूछे कि भाई तुम बताओ, तुमने अपनी आंखों से कत्ल होते देखा? तो अब वो शख्स ये कहे कि जज साहब, मैं अगर बताता हूं कि मैं वहां पे क्या कर रहा था बिन बुलाए मेहमान, तो मैं तो खुद फंसता हूं कि भाई तुम वहां पे क्या कर रहे थे उस घर में, ना तुम्हारा घर लगता, रात के 2-3 बजे तुम वहां पे खड़े हो। तो फिर वो अदालत से क्या कहेगा? अदालत साहब, जनाबे वाला, आप मुझे प्रोटेक्शन दे कि मैं जो ये गवाही दूंगा कि मैं वहां चोरी करने के लिए गया था, तो मेरी ये गवाही आप मेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो तब वो उसको प्रिविलेज कम्युनिकेशन हासिल होगी। मैं इसके बारीक नुक्ते आपको बताता हूं, पहले पढ़ लें। ए विटनेस शैल नॉट बी एक्सक्यूज, एक विटनेस अपनी जान नहीं छुड़ा सकता। मैं सिंपल वर्डिंग में आपको बताता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। फ्रॉम आंसरिंग, जवाब देने से, एनी क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन का, एज टू एनी मैटर, जिसका ताल्लुक हो, रेलिवेंट, वो रेलिवेंट हो, टू द मैटर इन इशू, हकीकी वकूए से,
इन एनी सूट किसी मुकदमे में, और इन एनी सिविल या किसी सिविल में, और क्रिमिनल प्रोसीडिंग या किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, अपॉन द ग्राउंड इस बुनियाद पर, ये इस उजर पर, दैट द आंसर टू सच क्वेश्चन के अगर मैं इसका जवाब देता हूं विल क्रिमिनेट, मुझे मुजरिम बना देगा, आर मे टेंड डायरेक्टली, या मुझे बना सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर, टू क्रिमिनेट, मुझे मुजरिम बना देगा, सच विटनेस, ऐसा जो गवाह होगा, और दैट इट विल एक्सपोज, वो इसको एक्सपोज करेगा, और टेंड डायरेक्टली, या उसकी कोशिश होगी या रुझान होगा कि मुझे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली तौर पर टू एक्सपोज, कि मुझे मशकूक बना दे, सच विटनेस, उस विटनेस को, टू ए पेनल्टी, किसी भी तरह की सजा से, और फॉर फीचर ऑफ एनी काइंड, या किसी भी तरह की कुर्की से, जब्तगी से, प्रोवाइडेड, इसमें कहा गया दैट नो सच आंसर, इस तरह का कोई आंसर विच ए विटनेस शेल बी कॉम्पेल्ड, जो विटनेस को मजबूर करेंगे टू गिव की वो दे, शेल सब्जेक्ट हिम टू एनी अरेस्ट, वो किसी भी अरेस्ट में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, और प्रोसिक्यूशन में, आर बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम, जो उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, इन एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, किसी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, एक्सेप्ट प्रोसिक्यूशन फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस, मा सिवाय कि वो झूठ बोलता है, बाय सच आंसर, उस आंसर का। देखें, लॉ गार्ड में आपसे पूछेगा कि एक गवाह अगर वो ये समझता है कि मैं किसी मामले की गवाही दूं, जिस तरह मैंने अभी बताया कि चोर चोरी करने गया और उसने वहां पे कत्ल होते देखा, तो अब वो जो चोर है, क्या अब जब वो गवाही देगा कि मैं वहां पे चोरी करने के लिए जज साहब गया था, तब मैंने कत्ल होते देखा, तो उसकी ये गवाही कि मैं चोरी करने गया था उसके खिलाफ इस्तेमाल होगी, उसकी वो गवाही इस्तेमाल नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें एक बारीक नुक्ता देखें, तो क्या जो उसने चोरी की होगी तो वो बच गया सिर्फ इस गवाही देने के पीछे, अब वो चोर नहीं रहा, नहीं, उसने जो अपने मुंह से गवाही दी ना कि जज साहब मैं वहां चोरी करने गया था, वो वाली गवाही, उसके मुंह वाली गवाही, वो कबूल नहीं होगी। हाँ, बाकी सबूत उसके खिलाफ इकट्ठे किए जाएंगे कि देखो भाई, ये जो उसने अपने मुंह से कहा है ना, इसकी बात को हम माफ कर देते हैं, इसने कहा मैं चोरी करने के लिए गया, इस बात पे हम तुम्हें नहीं पकड़ते, मगर हम जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और वहां पे देखते हैं अगर तुम्हारे फिंगरप्रिंट पाए गए, या तुम्हारे कब्जे से तुम्हारे घर की तलाशी लेते हैं, तुम्हारे पास उस घर का सामान पाया गया, फिर भाई तुम नहीं छूटते, फिर अपनी तैयारी रखो जेल की, कि फिर, क्योंकि हम तुम्हारे मुंह की गवाही तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि तुम इसमें गवाह बन चुके हो। हाँ, बाकी तुम्हारे खिलाफ हमें सबूत मिलते हैं, वो तुम इस्तेमाल करेंगे, तुमने जुर्म तो किया, तो सिर्फ वो गवाही जो अपने उसने मुंह से दी थी वो इस्तेमाल नहीं होगी। हाँ, उसके अलावा कोई और एविडेंस उसी चोरी से रिलेटेड उसके खिलाफ मिले, उसको जरूर इस्तेमाल होगा, लागत में पूछ सकता है। एक और चीज, लागत में आपसे कहेगा कि विटनेस अपने मुंह से खुद प्रिविलेज कम्युनिकेशन मांगता है, ये उसका वकील भी मांग सकता है। आप कहेंगे जो विटनेस होगा वो खुद अपने मुंह से अदालत से कहेगा कि जज साहब मैं ये जवाब दे रहा हूं, मुझे पहले आप वादा करें कि मुझे मेरी इस बात में फंसाया नहीं जाएगा। तब अगर उसका वकील कर दे तब प्रिविलेज कम्युनिकेशन हासिल नहीं होगी। एक और नुकता, जज ने उससे पूछा ही नहीं, जज ने उससे कहा ही नहीं कि क्या नाम है, तुम मुझे जवाब दो, और ना उसने जज साहब से ये कहा। लागत में पूछ सकता, बड़ा ही बारीक नुकता कि उसने जज साहब से ये नहीं कहा कि जज साहब मैं अगर आपको ये बताऊंगा कि मैं वहां चोरी करने के लिए गया था तो आप मुझे मेरे खिलाफ प्रोसीडिंग करोगे, तो आप पहले मुझसे वादा करो कि मेरे खिलाफ प्रोसीडिंग नहीं करोगे। यानी ये वाला वादा उसने नहीं लिया, और उसने क्या किया, डायरेक्ट ही जज साहब से कहते, जज साहब मैं वहां पर चोरी करने के लिए गया था और मैंने देखा कि ये बंदे आपस में लड़ रहे थे, उसने उसको मार दिया। अब जज साहब ने कहा ठीक है जी, लगाओ इसको हथकड़ी, ये चोरी करने क्यों गया था? जज साहब मैंने तो आपकी मदद की है। तो जज साहब कहेंगे भाई तुम मुझे ये बताओ, तुमने मुझसे वादा लिया था पहले कि मैं ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन तुम्हें दूं, तो ये याद रखना जब तक अपने मुंह से इजाजत नहीं लेगा, अपने मुंह से विटनेस जज से, तो तब तक उसको प्रिविलेज कम्युनिकेशन हासिल नहीं होती। 16 accomplice, एन accomplice shall be competent, एक accomplice जो है वो competent होगा, विटनेस अगेंस्ट एन अक्यूज, वो बताता हूं accomplice किसको कहते हैं, अगेंस्ट एन अक्यूज्ड पर्सन, किसी भी अक्यूज पर्सन के, एक्सेप्ट मा सिवाय इन द केस ऑफ एन ऑफेंस, मा सिवाय उस केस के जिसके जुर्म में पुनिशेबल विद हद, जिसका ताल्लुक हदूद से हो, एंड ए कन्विक्शन इज नॉट लीगली मेरली,
और सिर्फ इसी बुनियाद पे उसको सजा नहीं दी जाएगी, बिकॉज क्योंकि इट प्रोसीड अपॉन द कॉरोबोरेटेड टेस्टिमनी ऑफ एन अकम्प्लिस, एक अकम्प्लिस की टेस्टिमनी के ऊपर। यानी देखें, अकम्प्लिस किसको कहते हैं? शरीके जुर्म को। एक जुर्म 4 बंदों ने किया, कत्ल करने वाला उसने क्या किया? गले पे छुरी फेरी, बाकी 2 ने उसके जिस्म को पकड़ा मकतूल के। अब जिसने उसको जिबा किया है वो तो मेन मुजरिम है ना, मेन मुजरिम को हटा दो, बाकी जो उसके असिस्टेंट पार्टनर है वो, ठीक है, वो क्या करेंगे? अगर उनमें से कोई दूसरा हमें गवाह ना मिले, देखें शराइत क्या है अकम्प्लिस की। अकम्प्लिस कहते हैं शरीके जुर्म के। मिसाल के तौर पे एक जुर्म 5 बंदों ने किया और उनमें से 5 में से, जिस तरह ये मैंने बताया कि एक ने सिर्फ उसके पांव पकड़े हुए थे या हाथ पकड़े हुए थे, कत्ल शत्ल उसने नहीं किया, तो अगर कोई दूसरा गवाह नहीं मिल रहा तो वो क्या कहेगा? अदालत को ये कहे कि जज साहब मैं सरकारी गवाह बनना चाहता हूं, मगर मुझसे वादा करें कि मुझे माफ कर दिया जाएगा। तो अगर अदालत को कोई और गवाह नहीं मिल रहा और ये पता है कि अगर मैंने इस बंदे की गवाही पे यकीन नहीं किया तो ये मुजरिम बहुत बड़ा जुर्म करके बैठा है, ये छूट जाएगा, तो अदालत उस शरीके जुर्म को, उस अकम्प्लिस की गवाही को सरकारी गवाह के तौर पर ले सकती है और उसको उस गवाही के तौर पर सजा नहीं देगी। ठीक है, अब यहां पे छोटे छोटे नुक्ते हैं। लागत में पूछेगा कि अगर कोई इंडिपेंडेंट और विटनेस हो, किसी और ने देखा हो ये वकुआ होते हुए, तो क्या जो शरीके जुर्म है वो भी गवाह बन सकता है? नहीं, अब नहीं। कोई और विटनेस है तो शरीके जुर्म अकम्प्लिस फिर गवाह नहीं बन सकता। हाँ, कोई और है ही नहीं, कोई और किसी भी तरह के उनके पास गवाह नहीं है, सिर्फ ये अकेला ये पार्टनर गवाह है, तब हम उसकी गवाही ले लेंगे। फिर जुर्म भी बड़ा होना चाहिए, ये नहीं कि छोटे मोटे जुर्मों में। जुर्म अच्छा होगा, पुलिस को ये पता होगा ये छूट जाएगा। तीसरी बात, लागत में पूछे कि हद के केसों में, हदूद केसेस में क्या अकम्प्लिस की गवाही ली जा सकती है? आप कहेंगे हद के अंदर नहीं ली जाएगी, बाकी तमाम केसों में हम ले सकते हैं। 17 ये हम आज आखिरी देखेंगे इसका, उसके बाद हम 18 पढ़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर पढ़ाने में बहुत ज्यादा वो लगता है। आगे वाले जो आएंगे उसकी तफसील कम होगी, ऐसा ऐसा कम होती चली जाएगी। कॉम्पिटेंस एंड नंबर ऑफ विटनेस, कितने लोगों की गवाही किस केस में होगी? मैं आपको ये बताता हूं, पहले चलो मैं पढ़ा दूं फिर बताता हूं। द कॉम्पिटेंस ऑफ ए पर्सन, किसी भी शख्स का कॉम्पिटेंट होना टू टेस्टिफाई कि वो गवाही दे, एंड द नंबर ऑफ विटनेसेस, और कितने विटनेस हो रिक्वायर्ड इन एनी केस, जो किसी केस में हो, शैल बी डिटरमिन्ड, ये हम किस तरह परखेंगे, किस तरह उसको तजवीज करेंगे? इन अकॉर्डेंस विद द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम, किस तरह करेंगे? इस्लाम के कानून के मुताबिक, एज लेड ऑन इन द होली कुरान एंड सुन्ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और क्या नाम है? कुरान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से हम लेंगे। अनलेस, जब तक, अदरवाइज प्रोवाइडेड इन एनी लॉ, जब किसी दूसरे लॉ में ना कहा, अगर रिलेटिंग टू द इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद, जिसका ताल्लुक हदूद से हो, और एनी अदर स्पेशल, या कोई दूसरा कानून। मैं भी समझाता हूं, पहले देखने, पहले तर्जमा देखने पे समझाता हूं। इन मैटर प्रीटेनिंग टू फिनेंशियल, ऐसा मैटर जिसका ताल्लुक कारोबारी लेन देन से हो, और फ्यूचर ऑब्लिगेशन, या फ्यूचर में किसी जिम्मेदारी से हो, इफ रिड्यूस टू राइटिंग, अगर वो जिम्मेदारी तहरीरी तौर पर लिख दी हो, द इंस्ट्रूमेंट शैल बी अटेस्टेड, तब ऐसे दस्तावेजात जिस पर हम लिख पढ़ की है, अटेस्टेड, हम अटेस्ट करेंगे बाय 2 मैन, 2 आदमी, और 1 मैन एंड 2 वोमेन, या फिर 1 आदमी और 2 औरतें, सो दैट 1 में रिमाइंड द अदर, कि अगर एक औरत भूल जाए तो दूसरी याद दिलाए, इफ नेसेसरी, अगर जरूरी हो, एंड एविडेंस शैल बी लेड अकॉर्डिंगली, और हम इसके मुताबिक एविडेंस लेंगे। 2 मिनट पहले देखने में बताता हूं आपको, आगे थोड़ा सा रहता है। हदूद के केसों में जो इस्लाम ने कहा वो तो उसी तरह रहेगा। सिर्फ ये देख लें, सिर्फ जिना के केस में 4 गवाह होते हैं, बाकी हदूद के जितने भी केस होंगे, शराब है, कज़फ है, इनके अंदर चोरी है, इनमें सिर्फ 2 गवाह होंगे। देखें,
बारीक नुक्ते इसमें से इतने सवाल बना के दे सकता ना आपको, बड़े कीमती कीमती, और उलझा के आपको देगा। तो इसलिए इसको जरा गौर से समझें। आपसे कहेगा हदूद के केसों में क्या औरतें गवाह हो सकती हैं? आप कहेंगे हदूद के केसों में सिर्फ आदमी गवाह होगा, और सिर्फ मुसलमान होगा, और सिर्फ बालिग होगा, और सिर्फ आकिल होगा, अकल वाला होगा, पागल नहीं होगा, और वो तज़कियतुश शहूद पर पूरा उतरता हो। देखें, हदूद केसों में गवाह कौन होगा? आदमी होगा, बालिग होगा, मुसलमान होना जरूरी है, आकिल होना जरूरी है, अक्लमंद हो, और वो तज़कियतुश शहूद पर पूरा उतरता हो। तज़कियतुश शहूद किसको कहते हैं? जिसने खुल कर कोई गुनाह कबीरा ना किया हो, वो तज़कियतुश शहूद होता है। ये तमाम शराइत होंगी तो हदूद में वो गवाही देगा। अब आपसे लागत में पूछेगा जिना के अंदर केस में कितने गवाह होना जरूरी है आदमी? आप कहेंगे जिना में 4 आदमी आई विटनेस होना जरूरी है। जो ये मैंने भी शर्तें बताई कि आकिल हो, बालिग हो, मुसलमान हो, ठीक है, तज़कियतुश शहूद पे पूरा उतरता हो, तो ये वाली शराइत कितने? 4 आदमियों ने अपनी आंखों से जिना होते देखा हो तो हदूद केसों में उसकी ली जाएगी गवाही। इसके अलावा बाकी तमाम हदूद केसों में सिर्फ 2 आदमियों की गवाही होती है, जो आदमी हो, बालिग हो, अकल वाले हो, मुसलमान हो, और तज़कियतुश शहूद पे पूरा उतरते हो। तो दोबारा देखें, सिर्फ हद में जिना के केस में 4 आदमियों की गवाही होगी जो ये शराइत पे पूरे उतरते हों। बाकी जिना को छोड़कर जितने भी हद के जुराइम है उसमें सिर्फ 2 आदमियों की गवाही होगी। ये हद वाला समझ आ गया। अब है हद के अलावा कोई ऐसा मामला जिसका ताल्लुक फाइनेंशियल मैटर से हो, कारोबारी लेन देन से हो, या फ्यूचर ऑब्लिगेशन से हो। लागत में कहेगा कि जो कोई जिम्मेदारी, दो बंदे वादा कर लेते कि मैं ये काम करूंगा, इस डेट को करूंगा, तो उनकी लिख पढ़ जो होगी उसमें कितने गवाह होना जरूरी है? आप कहेंगे 2 आदमी। अब आपसे लागत ने पूछेगा अगर 2 आदमी ना हो, किसमें? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन में और फ्यूचर ऑब्लिगेशन में 2 आदमी ना हो, तो क्या 1 आदमी और 2 औरतों की गवाही ली जा सकती है? आप कहेंगे हाँ, ली जा सकती है। आपसे लागत ने पूछेगा 2 औरतों की गवाही क्यों ली जाएगी? आप कहेंगे क्योंकि अगर एक भूल जाए, कुरान ने खुद कहा, तो दूसरी उसको याद दिला दे। ठीक है। अब लागत में आपसे पूछेगा क्या कोई ऐसा केस कि जिसके अंदर सिर्फ एक औरत की गवाही काफी हो या एक आदमी की गवाही काफी हो? कहेंगे हाँ, हदूद के केसों को छोड़कर, फाइनेंशियल मैटर को छोड़कर, फ्यूचर ऑब्लिगेशन को छोड़कर बाकी जितने भी मामला हैं, कोई स्पेशल ला किसी एक की गवाही भी कह दे तो होगी। मिसाल के तौर पर लेडी डॉक्टर है, वो किसी औरत की जो जचगी का केस कर रही है, डिलीवरी कर रही है, उस दौरान वो मर जाती है या कोई ऐसी उसको बीमारी होती है, तो वो एक अकेली गवाह काफी है। ठीक है। इस तरह मेल डॉक्टर है, जो एक आदमी है, वो इस तरह का काम कर एक्सपर्ट है, उसके सामने कोई इस तरह का मामला हो जाए जिसका ताल्लुक हदूद केस से ना हो, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन से ना हो, और फ्यूचर ऑब्लिगेशन से ना हो, तो या फिर कोई स्पेशल लॉ ने उसको इजाजत दी हो कि एक गवाह काफी, तो वो होगा। तो देखें कि हमने इसके अंदर देखा कि हदूद केसों में आदमी का होना, मुसलमान होना, अक्ल वाला होना, और तज़कियतुश शहूद पर पूरा उतरना और बालिग होना जरूरी है। जिना में 4 आदमी, बाकी तमाम हदूद में 2 आदमी, और उसके अलावा फ्यूचर ऑब्लिगेशन में फ्यूचर में कोई बात का वादा करें वो, या कोई कारोबारी लेन देन करें, उसमें 2 आदमियों का होना गवाह जरूरी है। अगर 2 ना हो तो 1 आदमी 2 औरतें। 2 औरतें क्यों जरूरी? ताकि एक भूल ले तो दूसरी याद दिला दे। फिर इसके अलावा कोई स्पेशल लॉ क्या एक आदमी को गवाह काफी ठहरा सकता है? हाँ, ठहरा सकता है। इन ऑल अदर मैटर, दूसरे तमाम मैटरों में कोर्ट एक्सेप्ट कर सकती है, और एक्ट ऑन, या उस पर अमल कर सकती है, द टेस्टिमनी ऑफ 1 मैन, सिर्फ एक आदमी की गवाही के ऊपर, और 1 वुमन, या सिर्फ एक औरत की गवाही पर, और सच अदर एविडेंस, या कोई दूसरे एविडेंस एज द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस में वारंट, जो किसी भी केस के हालात इजाजत देते हों। यहां तक हमने किया। ठीक है जी, हमारे एक में दुआ करना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम वसल्लम। अल्लाह हाफिज।